प्रीवियस क्लास में बच्चों हम लोगों ने चार्जेस के बारे में बात करी थी। दो होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। और इसमें हमने पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ होंगे या निगेटिव निगेटिव एक साथ होंगे तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इनके बीच में एक फोर्स होगा जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, और इसी में अगर ये पॉजिटिव निगेटिव होंगे या निगेटिव पॉजिटिव होंगे तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और इनके बीच का भी हम फोर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था Q इज इक्वल टू N इंटू ई। ध्यान है, अगर कभी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नंबर ऑफ चार्जेस को फाइंड आउट करना है, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला वेयर द वैल्यू ऑफ E इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, तो ये हमारी Q फाइंड आउट करने के लिए, चार्ज फाइंड आउट करने के लिए होगा, और इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम्स। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को? तो ये छोटी छोटी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। एक चीज हमने और डिस्कस करी थी कि अगर 1 कूलम होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। इसके लिए भी हमने इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करा था, 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ली थी। और आपको ये भी बताया गया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनके बीच में फोर्स कितना होगा। अगर वो दोनों 1 यूनिट होंगे, मतलब उनके चार्जेस 1 कूलम्स होंगे और उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर होगी, तो दैट इज 9 into 10⁻9 न्यूटन। बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि चार्जेस जो है वो फ्लो करेंगे, क्योंकि हम इसको एक कहानी की तरह लेके चल रहे थे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा था बच्चों, यही आ रहा था कि चार्जेस फ्लो क्यों करेंगे। बच्चों ये चार्जेस इसलिए फ्लो कर रहे थे क्योंकि क्या हो रहा था, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक हमें इन्हें पहुंचाना था। अब पहुंचाने के लिए हमें हमेशा क्या चाहिए, हमें एक बीच में क्या चाहिए, कंडक्टर, जो चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारे चार्जेस इकट्ठे करके एक जगह रख दिए और जहां पे चार्जेस की रिक्वायरमेंट है उसको भी रख दिया और वो उसका फ्लो होना शुरू हो जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। चार्जेस का फ्लो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, कंडक्टर्स की वजह से। नाउ व्हाई वी आर यूजिंग कंडक्टर्स, बिकॉज कंडक्टर्स आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर्स आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन देयर सरफेस, और उसी की वजह से वो चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करा देते हैं। तो अब दूसरी बात यहाँ पे स्टार्ट हुई कि जब चार्ज मूव करेगा बच्चों, जब चार्ज मूव करेगा तो वहां पर नई चीज क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि पोटेंशियल का मतलब आप जानते हैं किसी भी चीज को स्टोर करके रखना, राइट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसलिए चार्जेस की बात की जाएगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या हो रहा है कि चार्ज जब अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, पोटेंशियल को हमने V से रिप्रेजेंट करा। इसका सिंबल क्या है, V। जैसे चार्ज का सिंबल Q है, वैसे पोटेंशियल का सिंबल क्या हो गया, V। तो जितना भी वर्क डन होगा इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू इंफिनिटी, इंफिनिटी से एक पॉइंट तक आने में जितना भी वर्क डन होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाई। पर अगर हम इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक की बात करते हैं तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका पोटेंशियल VA अगर आपको दे रखा है 120 वोल्ट और दूसरा है उसका दे रखा है आपको 100 वोल्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आप इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लोगे। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आपका VA माइनस VB। कितना हो जाएगा ये, 120 माइनस 100, इट विल बी 20 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के केस में होता है। बट पोटेंशियल डिफरेंस के केस में भी अगर ये V है तो फॉर्मूला यही रहेगा PD का। PD का फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, वर्क अपॉन कूलम्स। ठीक है, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल्स। क्लास 9 में पढ़ी थी सबने बच्चों, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल्स। ये सबने पढ़ी थी क्लास 9 में। और कूलम्स की क्या होती है, C। तो पोटेंशियल जो होगा 1 वोल्ट जो होगा वो किसके इक्वल जाएगा, 1 जूल्स पर कूलम के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। अब अगर हम बुक के अकॉर्डिंग चले तो उन्होंने साफ साफ ये लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to that point। ये तो हमने बच्चों एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बना दी इंफिनिटी को कंसीडर करते हुए कि इंफिनिटी से एक पॉइंट तक ले जाने में जितना भी वर्क डन होगा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बात मैंने आप लोगों को और बताई थी कि पोटेंशियल होगा क्यों, ये वर्क डन क्यों होगा, चार्ज फ्लो क्यों करेगा। जब एक चीज होती है हाई पोटेंशियल पे और दूसरी चीज होती है लो पोटेंशियल पे, तभी चार्ज का फ्लो होता है। ठीक है, आज जब तक ये चैप्टर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, जब कल को आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से आ जाएगा तब आपसे कोई कहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी दोबारा पढ़ लो, आप नहीं पढ़ोगे, आप कहोगे मुझे क्या करना है इलेक्ट्रिसिटी दोबारा पढ़ के, ये तो मुझे आता है। तो फ्लो तभी तक है जब हाई से लो की तरफ कोई चीज जा रही है। ठीक है, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। उसमें बताया था पोटेंशियल डिफरेंस
between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point. मतलब VA से VB, इस बार पॉइंट्स की पर्टिकुलर बात की जा रही है, इन्फिनिटी की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। इसके बाद इसका फॉर्मूला हो गया V इक्वल्स टू W अपॉन Q, और डेफिनेशन ऑफ वोल्ट, ये जरूर याद रखिएगा, कभी कभी 1 मार्क में क्वेश्चन आया था डिफाइन 1 वोल्ट, तो आपको उसकी डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से लर्न होनी चाहिए। इसकी SI यूनिट हो गई वोल्ट, और डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये आपका अगर एक कंडक्टर है और यहाँ पे VA है और यहाँ पर V है, VB है, ठीक है। So the potential difference between 2 points is said to be 1 volt when the work done in moving 1 coulomb charge from one point to another, ठीक है। 1 जूल वर्क डन हो रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है बच्चों, 1 जूल, और चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, 1 कूलम। बेसिकली इसी को हमें एक्सप्लेन करना होता है इन वर्ड्स, ये जो लिखा है ना 1V इक्वल्स टू 1J अपॉन C, इसी को एक्सप्लेन करना होता है। तो एक्सप्लेन क्या करा कि भाई 1 जूल वर्क डन हुआ और कितना चार्ज लेके गया, 1 कूलम, तो दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। बोलिए बच्चों, ये समझ में आया आप सबको? यस सर। बेसिकली आपको ना इसमें क्या करना है, बेसिकली मैं आपको बताऊं, आपको एक तो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, दैट इज V इक्वल्स टू W अपॉन 2, ये फॉर्मूला आपका लास्ट टॉपिक तक काम आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए। वर्क डन यूनिट क्या हो गई, बोलो बच्चों, जूल्स। कूलम की क्या हो गई, चार्ज की क्या हो गई, कूलम। और वोल्ट क्या हो जाए, पोटेंशियल क्या हो गया, V। तो हो क्या जाएगा बेसिकली फॉर्मूला, 1V इक्वल्स टू 1J प्लस नहीं 1J अपॉन C, मतलब 1 जूल्स पर कूलम, ठीक है। तो ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। Now the next thing in this topic is how we measure this potential. अगर हम इसको मेजर करना चाहते हैं तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमारी मदद करेगा इसको मेजर करने के लिए? सब वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, हाँ जी, ठीक है बच्चों। वोल्ट मीटर कैसे लगाया जाता है, जैसे ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, कोई मतलब कोई कंडक्टर है, ये है अप्लायंस है कोई भी, हमें इसमें चेक करना है कि इसमें वोल्ट मीटर के थ्रू हम इसे चेक करेंगे। तो सबसे पहली बात ये हो गया वोल्ट मीटर, और दूसरी बात ये कि ये कैसे कनेक्ट हुआ, पैरेलली। कैसे कनेक्ट हुआ बच्चों, पैरेलल कनेक्ट हुआ, ये हमेशा पैरेलल कनेक्ट होगा। और तीसरी बात ये, इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, हाई। इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, हाई। अब रेजिस्टेंस का हाई होने का जो लॉजिक है वो अभी आपको इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी आप लोगों ने रेजिस्टेंस नहीं पढ़ा है। थोड़ा आगे जाके जब आप रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लेंगे तो आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस हाई क्यों रखा जाता है। अभी के लिए आप बस इसे ध्यान रखो कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे जाके टॉपिक आएगा। इसके बाद बच्चों दो छोटे छोटे सैंपल प्रॉब्लम्स दे रखे हैं इस चार्ट में, जिसमें पहले में ये कह रहा है हाउ मच वर्क is done in moving a charge of 2 coulomb from one point at 118 volt to a point in 128 volt। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है ये बच्चों, ये डायग्राम आप लोगों ने बना लिया, इसको बना लीजिए, इट्स वेरी सिंपल। ये लिख लीजिए इस तरीके से, वोल्ट मीटर, पैरेलल एंड हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। शॉर्टकट की सारी इंफॉर्मेशन नोट करते हुए चलिएगा अपनी नोटबुक में। वैसे मैंने आपको देसी नोट्स दे रखे हैं, आप उससे भी कॉपी कर सकते हो, बट इफ एट द टाइम ऑफ क्लास अगर आप नोट डाउन करते हो अपने कुछ की पॉइंट्स फटाफट, जो मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ बताते जा रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स मैंने आपको बताया कि थ्योरी का कोई रोल नहीं है फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स में बस पॉइंट्स होते हैं, वो क्लियर होने चाहिए आपको। सर जी सर, इस सर्किट में सर ये आपने इस सर्किट में आपने सर जिगजैग लाइन बनाई थी, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? बेटा वही रेजिस्टेंस होती है, वही आप पढ़ोगे आगे जाके। ये जो जिगजैग लाइन होती है ये पूरे इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। हर जगह जहां कहीं पे भी हम कोई अप्लायंस की बात करेंगे, कुछ भी बात करेंगे, तो ये जो जिगजैग लाइन होगी, दिस शोज रेजिस्टेंस, द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। छोटे से न्यूमेरिकल हैं, आप देख रहे हो बच्चों। बेटा रेजिस्टेंस मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आगे जाके पढ़ाएंगे। रेजिस्टेंस बेसिकली एक रुकावट होती है जो करंट के फ्लो को रोकती है और अपना वर्क करती है। ये अभी आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है, ऑब्स्टिकल, रोकने का काम करती है करंट को। जैसे फैन है, फैन भी रेजिस्टेंस है, क्यों? क्योंकि करंट आया, फैन ने उसको क्या करा, यूटिलाइज करा और आगे चला गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हर वो चीज है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, दैट इज ऑल रेजिस्टेंस। करंट के फ्लो को जो अपोज करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो न्यूमेरिकल में कह रहा है बच्चों चार्ज कितना है, 2 कूलम्स,
बच्चों चार्ज कितना है 2 कूलम्स, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। वर्क डन हमसे पूछा जा रहा है और V कितना दे रखा है जरा बताओ बच्चों पढ़ के। V कितना गिवन है? 128 volt. 1 वोल्ट 128. 128 वोल्ट 128 वोल्ट दे रखा है, राइट। अब फॉर्मूला में याद है V इक्वल्स टू W अपॉन Q। फॉर्मूला सबको याद है V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो V कितना हो गया 128, वर्क डन हो गया, और ये कितना हो गया 2। नहीं कुछ गड़बड़ है क्या? अरे बेटा 128 माइनस वही तो मैं 118 होगा। पीडी है, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस VB करना पड़ेगा। वही मैं सोचूं इतना बड़ा कैसे हो गया। 10 वोल्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर आप 128 की जगह क्या पुट करेंगे 10। तो बच्चों वर्क डन कितना आ गया 20 जूल्स। बोलो बच्चों सिंपल था ये भी। इनफैक्ट नेक्स्ट वाला भी बहुत इजी है, वो आपको ट्राई करिएगा, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। इसमें आपको जो पोटेंशियल है वो 6 दे रखा है और वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है और Q दे रखा है 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ये भी आ जाएगा 6 तो बच्चों हाँ। इसके बाद अब एस्टान के अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं तो जो बीच बीच में एक्सरसाइजेस आती हैं वो सारी करना हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस फिजिक्स में। क्लास 9 की फिजिक्स में क्या होता था, 2 ही एक्सरसाइज होती थी, एक आधे चैप्टर पे और एक एंड पे, यही होता था ना। पर 10th की फिजिक्स में इन्होंने ऐसा नहीं करा। 10th की फिजिक्स में इन्होंने क्या करा, इन्होंने टॉपिक वाइज एक्सरसाइजेस दी हैं। तो आपको भी पेज नंबर डाल के, जैसे पेज नंबर कौन सा दे रखा है 5, तो पेज नंबर 5 पे आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, सब अपनी नोटबुक में करने हैं फॉर फ्यूचर, जिससे कि आपको कभी भी ये चैप्टर रिवाइज करो इस चांस से तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और बच्चों इसकी भी डाउट क्लास जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि हमने आपको होमवर्क दे दिया उसके बाद हम भी भूल गए आप भी भूल गए और हमने पढ़ा पढ़ू के चैप्टर कर दिया खत्म, ठीक है ना। जब तक आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होगी और नेक्स्ट वाली, आज मैं 2 करा दूंगा, एक ये और एक आगे की, ठीक है, उसके बाद ही आपका नया टॉपिक शुरू किया जाएगा जब आप ये दोनों एक्सरसाइजेस प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर देंगे। आ रहा है समझ में सबके? और जो आपके डाउट्स होंगे फिर वो वैसे डिस्कस करिएगा। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने ये देखा कि पोटेंशियल तो हो गया, मतलब एक जगह पोटेंशियल ज्यादा है और एक जगह कम है, तो ऑब्वियसली जब एक जगह ज्यादा होगा और दूसरी जगह कम होगा तब वहां क्या होगा, तब वहां फ्लो होगा चार्जेस का, ठीक है। तो एक तरफ पोटेंशियल ज्यादा है बच्चों, ठीक है, एक तरफ चार्जेस ज्यादा है हमारे पास और दूसरी तरफ क्या है, कम है, ठीक है। तो हमने वहां पे चार्जेस को फ्लो कराया। तो अब जब चार्ज फ्लो होता है, जब कभी भी चार्ज बच्चों फ्लो होगा तो वहां पर एक नई चीज क्या आ जाएगी, करंट, ठीक है। करंट का मतलब ही क्या होता है, करंट का मतलब होता है फ्लो। अगर आप करंट को सर्च करोगे ना गूगल पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट, तो आंसर आएगा फ्लो, इट्स अ फ्लो। कोई भी चीज जब एक फ्लो में होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, करंट। तो बेसिकली यहाँ पर भी फ्लो हो रहा है, किसका हो रहा है बट, किसका हो रहा है फ्लो, निगेटिव चार्ज का, क्योंकि हमेशा मूवमेंट का किसका रोल है, मूवमेंट किसका है, होता है निगेटिव चार्ज का। तो एक पॉइंट से, हाँ इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब मूव कराओगे तो वहां पर फ्लो जो बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, करेंट। क्या बोलेंगे उसको हम बच्चों, करेंट। ये बात समझ में आई आप सबके? तो कहता है इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक चीज हायर पोटेंशियल पे थी, एक लोअर पे थी, इसी वजह से वहां पर फ्लो हुआ और इस फ्लो को ही हमने क्या नाम दिया, करंट। तो करंट कहीं अलग से नहीं आया निकल के। अगर आप ये सोचो कि करंट कोई नई चीज है, बिल्कुल भी नहीं है। करंट तभी होगा जब एक चीज हाई पोटेंशियल पे होगी और एक चीज लो पोटेंशियल पे होगी, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक चीज हाई पोटेंशियल है, एक लो पोटेंशियल है, और बीच में जब चार्जेस का फ्लो हो रहा है तो वहीं पे क्या आ रहा है बच्चों, करंट। अब करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सिंबल कौन सा यूज करा, आई। करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कौन सा सिंबल यूज करा, आई, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या बनाई, द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस in a conductor such as metal wire. Flow of electric charges मतलब the rate of flow of charge, the rate of flow of charge। ये rate word तो आपने पहले भी सुना है फिजिक्स में, याद है नहीं याद है? The rate of change in velocity क्या था, the rate of change in velocity क्या था बच्चों बताओ, एक्सेलरेशन। तो वहां पर हम क्या करते थे, v माइनस u अपॉन t करते थे। तो रेट का मतलब क्या होता था, डिनोमिनेटर में टाइम। तो अभी क्या है, अभी क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब q अपॉन t करेंगे तो वहां पर हमें क्या मिल जाएगा, करंट। और q को निकालने का एक फॉर्मूला और हो गया, it। बोलो बच्चों
Q निकालने का एक फॉर्मूला क्या था, NE। बस ये कनेक्शंस आपके क्लियर होने चाहिए। Q इज इक्वल टू IT, Q इज इक्वल टू NE, इन सब में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब करंट की यूनिट क्या रखनी है, करंट की यूनिट रखेंगे एम्पियर। क्या यूनिट रखेंगे बच्चों, एम्पियर। और 1 एम्पियर जो है, 1 एम्पियर जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या होती है, 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर को अगर कभी डिफाइन करना पड़ेगा तो क्या बोलोगे, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, जब कभी भी 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा कंडक्टर में, तो वहां पर in any cross section of a conductor in 1 second, but शर्त क्या है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड के लिए, तो वहां पे करंट की क्वांटिटी कितनी होगी बच्चों, 1 एम्पियर। करंट की क्वांटिटी कितनी होगी बच्चों, 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, आप सबको ध्यान रहेगा, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं। अभी आपने इससे पहले क्या पढ़ा था, इससे पहले आपने पढ़ा था V इक्वल्स टू W अपॉन Q। इसका क्या था, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल्स अपॉन 1 कूलम। मैं इन सब चीजों में आपका परफेक्शन चाहता हूं, ये चीजें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। एग्जाम में ये नहीं पूछूंगा डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कभी नहीं आएगी डेफिनेशन। कभी नहीं पूछूंगा डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, ये छोटे बच्चों वाली बातें हैं। पूछा क्या जाएगा, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के लिए जरूरत किसकी है, फॉर्मूले की और यूनिट की, और इस बात को पहचानने की कि अगर न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है 10 एम्पियर, क्या लिखा हुआ है 10 एम्पियर, तो हमें लैंग्वेज को पढ़े बिना ये समझ में आ जाए दैट दिस इज करंट। मतलब न्यूमेरिकल में ये लिखा हुआ है द करंट इज फ्लोइंग 10 एम्पियर, तो हमें 10 एम्पियर देख के पता लग जाए दिस इज व्हाट, करंट। एनी डाउट, बोलो बच्चों। नो सर। नो सर। सर हम लोग रिकॉर्डेड क्लासेस कहाँ पर देख सकते हैं? बेटा आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए, अभी मैं सेंड करूंगा आपको। नो सर, अगर जैसे कभी छूट जाए तो सर कहाँ पर देख सकते हैं? बेटा रिकॉर्डेड क्लास आपकी हो रही है, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। वो आप नहीं देख पाओगे, मुझे ही उसे करके आपको सेंड करना होगा, ठीक है। अब बच्चों हमने पढ़ा 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है बच्चों, ये पढ़ा हम लोगों ने। पर एम्पियर की छोटी यूनिट भी होती है। छोटी यूनिट कौन सी होती है, मिली एम्पियर। क्या होती है बच्चों, मिली एम्पियर। और छोटी क्या होती है, माइक्रो एम्पियर। तो ये हो जाता है 10 की पावर -3 और ये हो जाता है 10 की पावर -6। जल्दी से लिख लो अपनी नोटबुक में, छूटनी नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये छूटनी नहीं चाहिए। आपकी नोटबुक में ये चीज जरूर आनी चाहिए, जल्दी लिखिए। मेरी बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज जिसको मैं बोलूं वो जरूर लिखेगा इस फ्लो डायग्राम में, ठीक है। ये क्या है बच्चों, इन पे क्या लिखोगे नाम, स्मॉलर। स्मॉलर है क्यों, क्योंकि 10 की पावर -3, 10 की पावर -6। अब बच्चों इसको कैसे मेजर करोगे, इसको मेजर करोगे एमीटर से। किससे मेजर करोगे बच्चों, एमीटर से। कैसे कनेक्ट होगा, सीरीज में। कैसे कनेक्ट होगा, सीरीज में। और रेजिस्टेंस कैसा होगा, लो। लो क्यों होगा ये अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा, या एक आध क्लास बाद पता चलेगा। डायग्राम बनाओ, ये एम्पियर का हो गया और ये रेजिस्टेंस हमने इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। करंट का फ्लो जो है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही दिखाया जाता है, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यहां तक का समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? सर बट Yes, इलेक्ट्रॉन्स तो सब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। बेटा यही तो अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। फ्लो जो है वो एक्चुअल फ्लो इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट द कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट जो माना जाता है, कन्वेंशन मींस जिसको हम सपोज करके चलते हैं, जो आउटर सर्किट का करंट फ्लो किया जाता है, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे वो इसी कॉन्सेप्ट से होंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट एक्चुअल फ्लो इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। सर ये जो 1 मिली एम्पियर के आपने सर ये जो आपने 1 मिली एम्पियर के नीचे ये जो सर आपने लिखा है इसका सिंबल का मतलब क्या है? माइक्रो 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 एम्पियर का सिंबल है ये, माइक्रो के लिए यूज करते हैं बेटा इसे हम। ओके, यू शेप होती है, माइक्रो एम्पियर लिख लो यहाँ ब्रैकेट में ना, जिससे आप बाद में अगर भूल जाओगे तो याद रहेगा। इसमें भी लिख लो मिली एम्पियर
और इसमें लिख लो माइक्रो एम्पियर। बोलो बच्चों, यहां तक समझ में आ गई सारी बातें? यस कोई सर। दिक्कत है तो बताओ। यस सर। बहुत बढ़िया, ऐसे ही याद करनी है फिजिक्स, कसम है तुम्हें एस चांद की। मेरी बात ध्यान रखना बेटा, ऐसे की ऐसे ही याद करनी है, बस एक चार्ट में पूरा टॉपिक क्लियर, ज्यादा 3-13 में मत पढ़ना, ठीक है? हाँ, और न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करने हैं बस, टारगेट है न्यूमेरिकल। आगे आने वाली फिजिक्स जो है ना 11वीं 12वीं और आगे की, उसमें न्यूमेरिकल्स का रोल ज्यादा है, थ्योरी नहीं है, ठीक है? न्यूमेरिकल आ गया किसी बात पे। 0.25 एम्पियर है, 20 मिनट्स है। पूछा क्या है? चार्ज 0.25 एम्पियर करंट है, टाइम कितना है? 20 मिनट्स को कन्वर्ट कर लें 60 में, कितना आ जाएगा? 1200 सेकेंड्स। पूछा क्या है? चार्ज। फॉर्मूला याद है? Q इज इक्वल टू आई टी, अभी बताया था, या Q इज Yes, इक्वल टू sir. आई टी या I इक्वल्स टू Q अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जो आपको अच्छा लगे। 0.25 इंटू 1200 सॉल्व करके कूलम्स में आंसर लिख देना। 300 आ रहा है? आ जाओ पेज नंबर 8 पे। अब हाउ टू गेट द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बिल्कुल ठीक बात बोली इन्होंने कि अगर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कराना है कॉन्टिन्यूस, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, हमने यहाँ पर अपना एक अप्लायंस लगा दिया, ठीक है, ये हमने एक बल्ब लगा दिया और हम ये चाहते हैं कि कॉन्टिन्यूसली फ्लो करे, ठीक है? तो रोल पता है किसका सबसे ज्यादा? वैसे तो सभी का रोल है, इस वायर का भी रोल है, बल्ब तो हमें ग्लो कराना ही है, पर जो मेजर रोल है वो किसका है? इसका। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? बैटरी। नाम सुना है, नहीं सुना है? यस नहीं सर। सर सुना सेल ना? और बैटरी। हाँ, सेल सर भी इट कह इज लो। सेल और सेल बैटरी। क्या है? सेल क्या है बच्चों? सेल क्या है? सेल का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? बैटरी। अगर 5 सेल मैंने लगा दिए, अगर मैंने 5 सेल लगा दिए तो वो क्या हो जाएगा? बैटरी हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अगर 5 सेल लगा दिए, 4 लगा दिए, 3 लगा दिए, तो उसको सेल नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम? बैटरी। ठीक है? सो बैटरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू गेट द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि क्योंकि इसके अंदर क्या है बच्चों? क्यों है इसका रोल? बता सकते हो आप मेरे को? सर बोलो पोटेंशियल बोलो बोलो। सर पोटेंशियल डिफरेंस। सर यस, पोटेंशियल इसके डिफरेंस। पास है पोटेंशियल, इसके पास है पोटेंशियल, इसके पास कौन है? इसके पास चार्जेस हैं। तो जैसे ही जरूरत पड़ती है चार्जेस को भेजने की, सर्किट मिलता है कंप्लीट। अगर सर्किट यहां से हो गया ब्रेक, तो ये भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमेशा कंप्लीट रखना पड़ेगा, ठीक है? बट हमेशा तो नहीं चाहते ना कि बल्ब जलता रहे, ये चाहते हो? बताओ। कभी कभी सोने का भी तो मन करता है, तो लाइट आंखों में चुभती है, तो क्या करते हो? स्विच से बंद कर देते हो, ठीक है? जब जैसे कनेक्शन कट कर दिया स्विच से, ये सप्लाई रुक गई और ये ग्लो करना बंद कर देगा। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. यस सर। एम्पियर कैसा यूनिट? एम्पियर इटसेल्फ ऐसा यूनिट ऑफ करंट। चलिए नेक्स्ट है आपका टॉपिक बच्चों, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जरा एक बार रीड करो जल्दी से इसको। 5:30 बजे बुलाया था, 1 घंटा पहले आ गए। जा रहे हो क्या? बैठो, रूम डाउनलोड कर दो। है तो रख दो, चार्जिंग नहीं है ना। बड़ा बच्चों, देखिए ये जानना बहुत जरूरी है कि करंट किस डायरेक्शन में जाता है और क्या इसका रोल होता है, ठीक है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, बस 1 मिनट में भी बता रहा हूँ, जस्ट वेट।
हाँ, 10 की बार माइनस में है ना। हाँ बच्चों बताइए क्या पूछना चाह रहे थे आप लोग। तो हम पहुंचे हैं हाउ टू गेट द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, हाउ टू गेट द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये समझ में आ गया। इसके बाद हम बात कर रहे थे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा पढ़ा आप लोगों ने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बुक में। कहता है when the electricity was invented a long time back it was known that there are two type of charges positive and negative but the electron had not discovered at that time। समझ में आ गई क्या दिक्कत थी उस समय। होता क्या था कि पुरानी बातें थी, जब पुरानी बातें थी तो उन्होंने जितना पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग बता दिया। उन्होंने सोचा कि चार्ज मूव करता है पर उन्हें ये नहीं पता था कि चार्जेस में इलेक्ट्रॉन तो था ही नहीं, सिर्फ क्या था प्रोटॉन। ये आप लोगों ने क्लास 9 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि पहले कौन आया था, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बाद में आया। तो इन्हें ये पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन था वो जो मूव करता था। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि चार्जेस जो हैं वो मूव करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट इलेक्ट्रॉन इज आल्सो द पार्ट ऑफ मैटर। सो एंड द मूविंग वन इज इलेक्ट्रॉन। तो ये बाद में डिस्कवर हुआ कि बैटरी में जो एक्चुअल फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो सर्किट में एक्चुअल फ्लो हो रहा है दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट इसमें जो आप देखोगे अगर इसमें सर्किट में दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ही हर जगह कंसीडर किया जाता है। इसीलिए बुक में क्लियरली मेंशन है बच्चों, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल of a cell or battery to the negative terminal through the outer circuit। आया समझ में बच्चों आप लोगों को ये। और एक्चुअल फ्लो जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसीलिए इन्होंने नीचे बताया भी है कि करंट किस तरीके से फ्लो होता है वायर में, वो भी दिखाया इन्होंने। मैं आपको वो भी डायग्राम बना के दिखाता हूँ एक बार, बुक में भी वैसे दे रखा है बहुत अच्छा डायग्राम। जैसे एक वायर है, when there is no connection it's just a simple wire, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है ही ना, इलेक्ट्रॉन तो है ही है वायर के अंदर, ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन नहीं है। पर ये लोग क्या कर रहे हैं अभी, ये इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में है, दे आर नॉट मूविंग इन अ सेम फ्लो। ठीक है, जैसे हमने इस वायर को किससे कनेक्ट कर दिया, सेल और बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें क्या हुआ कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, देख रहे हो। और इसी की वजह से क्या डेवलप हो गया बच्चों, करंट। तो बेसिकली जो फ्लो ऑफ है, मतलब वो क्या होगा, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव है, तो जो एक्चुअल फ्लो है वो क्या है बच्चों वायर के अंदर, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और जो कंसीडर किया जाता है वो हमेशा क्या किया जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमेशा इधर की तरफ माना जाएगा। करंट यहां से चलेगा, यहां पहुंचेगा, यहां से निकलेगा, यहां आएगा, वापस इधर आ जाएगा, ये करा जाएगा कंसीडर। आया बच्चों समझ में आप सबके? यस सर। हाँ बच्चों, हाँ बोलिए बेटा। यस बेटा। सर करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? करंट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है। आप बताओ कौन सा है, इसमें मैग्नीट्यूड वगैरह की कोई डिस्कशन नहीं है बेटा, यहाँ पर सर वेक्टर, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। वेक्टर है बेटा, वेक्टर। सर स्केलर होगी ना, फिर डायरेक्शन नहीं हुई तो। देखो बेटा यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला कंसीडरेशन नहीं है, इसका कंसीडरेशन थोड़ा डिफरेंट है। तो इसलिए अभी हम इसको एज सच कोई इतना इसका रोल नहीं है कहीं पर भी कि आपसे पूछा जाएगा कि स्केलर है या वेक्टर है या क्या दे रखा है। ठीक है बेटा। यस सर। हाँ, वो तो आपका जो मैकेनिकल वाली जो चलती है ना, फिजिक्स मैकेनिक्स वाली जो आपने 9th में पढ़ी थी, उसमें है मेन रोल इसका। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो बेटा, क्या है? How the current flows in the wire? सर। हाँ बेटा। सर ये गूगल पे स्केलर आ रहा है। तो तुम्हें किसने बताया वेक्टर है? सर मुझे किसी ने नहीं बताया सर, मैंने अपने दिमाग से बताया, बट सर गूगल पे स्केलर आ रहा है ये। सर बट इसमें डायरेक्शन तो गिवन होती है, देन सर हम इसे वेक्टर क्यों नहीं लेते हैं?
इसको करेंगे डिस्कस स्केलर और वेक्टर। अभी एक्चुअली इसका सिलेबस का पार्ट नहीं है ये हमारे कि ये स्केलर है या वेक्टर है, बट इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि दोनों चीजें चलती हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं पे स्केलर भी मिलेगा, कहीं कहीं पे वेक्टर मिलेगा। अगर आप 9 के अकॉर्डिंग चलोगे तो इसको आप स्केलर बोलोगे। पूछो क्यों? क्योंकि 9 में आपने क्या सीखा? जब आपने पहली बार स्केलर और वेक्टर पढ़ा तो आपने यही तो सीखा कि जिसमें डायरेक्शन आ जाती है। अब डायरेक्शन कौन सी आए थे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हमने ये तो आज तक कभी नहीं पढ़ा कि करंट इज मूविंग 10 एम्पियर टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना। इस टाइप का कोई डिस्कशन नहीं है, अगर कहीं पे मेंशन भी नहीं किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर स्केलर और वेक्टर को डिस्कस ही नहीं किया गया है, ठीक है। दो इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी, तो कुछ ना कुछ तो होगी ही, स्केलर होगी या वेक्टर होगी, बट किस तरीके से कंसीडर की जा रही है। क्योंकि आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, तो यू विल नॉट गेट द सेम आंसर। आपको कहीं पे दिखेगा स्केलर, कहीं पे दिखेगा वेक्टर। तो इसमें कुछ थ्योरी जो है वो डिफरेंट लगनी है, जो अभी हमारे सिलेबस से बाहर है। 11-12 की थ्योरी है, वो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे किसी 11-12 के टीचर से, आपके साथ भी शेयर कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो हमारे पास तो 11th एंड 12th के टीचर्स भी हैं, वी विल गिव यू द नंबर्स, you can discuss with them. Extreme classes के जो 11-12 की टीम है, they will help you a lot in all such questions in physics as well as in chemistry. And bio वाले 11-12 के टीचर तो आपको यहाँ पढ़ाने आ ही रहे हैं, उनका तो आपने फर्स्ट डे में ही देख लिया। उनकी तो बायो की ऐसी गंगा है ज्ञान वाली कि आपको सीधा डॉक्टर बना के छोड़ेगी, ऐसा लगता है ये बात या नहीं? बताओ। मुझसे तो कई सारे बच्चे बोले सर इनके तो अलग ही बिल्कुल हाई लेवल चल रहे हैं। तो मैंने सर से बोला कि सर थोड़ा सा आप एनसीईआरटी लेवल लेके चलिए, जिससे बच्चों को प्रॉब्लम ज्यादा ना आए बायो समझने में। सेम इन द केस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कोई भी चीज अगर हमें ऐसी लगती है बच्चों कि हमारे से वो 11-12 से टच कर रही है, तो उसके लिए हमारे पास केमिस्ट्री में जग्गी सर है, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, और मैं बहुत जल्दी मिलवाऊंगा भी आपको जग्गी सर से। और 11-12 के लिए हमारे निखिल सर हैं, जो बीबीएल में पढ़ाते हैं अलकनाथ वाली ब्रांच में, ठीक है। तो आपके जो भी इस टाइप की क्वेरीज होंगी वो सारी की सारी हम सीधा वहां फॉरवर्ड कर देंगे और आपको प्रॉपर उसका आंसर या गाइडेंस मिल जाएगा। ओके बच्चों? Sir, in assignment in of physics, there's asked this question as current dash quantity. ओके ओके ओके, ठीक है बेटा, एक बार हम उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। Okay, अब sir. नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो इतना सब पढ़ लिया हमने, अब आप मेरी बात ऐसे समझो कि आपने ये पढ़ लिया कि भाई पोटेंशियल होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, कहानी की तरह चलेगा सब कुछ। पहले एक चार्जेस आए, चार्जेस के ये आया कि भाई चार्जेस कौन सा वाला फ्लो करेगा। फिर ये हुआ कि पोटेंशियल चार्जेस फ्लो हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हाई और लो का चक्कर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। फिर जब फ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है? करंट आ गया। फिर करंट से रिलेटेड चीजें आ गई, एमीटर, एम्पियर, हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल, ये सारी चीजें आ गई। वो तो टॉपिक से रिलेटेड चीजें हैं, वो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जब ये सारी चीजें हमारे पास होंगी तो हम अपना बेनिफिट कैसे उठाएंगे, मतलब हाउ वी गेट द बेनिफिट। हमारे पास वायर है, हम 10 मीटर वायर ले आए, हम स्विच ले आए, हमने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से करंट भी ले लिया अपने घर के बाहर तक, ठीक है, फैन भी खरीद के ले आए। अब ये चलेगा कैसे? बोलो, क्या करना पड़ेगा हमें? सर कनेक्शन एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, एक सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉपर वर्क करेगा। ऐसा भी नहीं है बच्चों कि हम अपने घरों में देखते हैं कि हमारे रूम्स में वायर पूरे में फैली हुई है। ऐसा दिखता है क्या आपको कि हम ऊपर देखें तो सिर्फ वायर ही वायर दिख रही है? प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक डायग्राम होता है। और अब तो सिस्टम ये हो गया है, पहले पुराने जमाने में ये होता था कि वायर्स जो थी वो एक्सटर्नली लगाई जाती थी। अब तो सिस्टम ये आ गया कि वायर सारी की सारी क्या कर देते हैं लोग? अंडर वॉल कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारी वॉल में कनेक्शन पहले सीरीज में भी होते थे, बट अब तो पैरेलल में भी होते हैं। फिर वो ये आगे की बात है बेटा, उसको भी हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। सो माय पॉइंट इज दिस कि हमें एक सर्किट चाहिए, सर्किट में हमें सारी चीजें चाहिए। हमें एक बल्ब भी चाहिए, हमें एक वायर भी चाहिए, हमें एक सेल और बैटरी भी चाहिए, हमें एक स्विच भी चाहिए। ये सारी चीजें होंगी तभी हमारा प्रॉपर जो है वो सर्किट जो है वो बन पाएगा और फिर हम उसमें यूज कर पाएंगे। स्विच का रोल बहुत सिंपल सा है। जब स्विच ओपन होता है बच्चों, जब स्विच ओपन होता है, ओपन का मतलब नॉट कनेक्टेड, ओपन का मतलब नॉट कनेक्टेड, तो उस केस में आपका अप्लायंस जो है वो वर्क नहीं करेगा। और जैसे ही स्विच क्लोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोज हो जाएगा, ये कनेक्टेड हो जाएगा, प्रॉपर फ्लो बन जाएगा, तो ये जो है वर्क करना स्टार्ट कर देगा। आया समझ में बच्चों? एनी डाउट? No, sir. No, sir. अब बच्चों होता क्या है
कि हमें जब कभी भी ये सर्किट डायग्राम बनाने होते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करनी होती हैं, जैसे कि सेल हो गया, बैटरी हो गया, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच वी यूज इन मेकिंग द सर्किट डायग्राम्स। तो उन सर्किट डायग्राम्स को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा? सिंबल्स। जैसे मैंने आपसे कहा बेटा एमीटर डालो यहाँ पर एक इस डायग्राम में, तो अब आपको उसका सिंबल ही नहीं मालूम। मैंने आपसे कहा बेटा रेजिस्टेंस लगा दो, आपको सिंबल ही नहीं मालूम। स्विच लगा दो, ओपन स्विच, क्लोज स्विच, गैल्वेनोमीटर, ये सारी चीजें अगर मैं आपसे बोलूंगा यूज करने के लिए तो आपको इनके सिंबल्स पता होने चाहिए, जो पेज नंबर 9 पे दे रखे हैं इस चांद में। सबसे पहले सेल का दे रखा है, फिर बैटरी का दे रखा है और 2 सेल्स, कनेक्टिंग वायर दे रखी है। अब वायर ज्वाइंट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें वायर ज्वाइंट करनी होती है, तो इस तरीके से उसका सिंबल है वायर ज्वाइंट का। वायर विदाउट ज्वाइनिंग क्रॉस करके निकालना होता है, ठीक है। तो ये सारे सिंबल्स दे रखे हैं। फिक्स रेजिस्टेंस देख रहे हैं आप लोग, ये जिगजैग लाइन आ गई, फिक्स रेजिस्टेंस बच्चों। इसके बाद एक और चीज है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका दूसरा नाम होता है रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसा होता है कि जैसे अगर आपने यहाँ पर इतना रेजिस्टेंस देना है, ठीक है, तो पूरे नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इतना ही लिया जाएगा। आप इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब आप करंट को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। जैसे रेगुलेटर्स होते हैं बच्चों, आप फैन की स्पीड स्लो और लाइट करते रहते हो, ठीक है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का रोल ये होता है। इसके बाद आप देख रहे हो एमीटर है, वोल्ट मीटर है, एंड द थर्ड वन इज गैल्वेनोमीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर तो मिल चुके हो आप लोग, यू नो अबाउट एमीटर। एमीटर इज द current measuring instrument and voltmeter is the potential measuring instrument. What about galvanometer? And what is the role of galvanometer? बोलिए बच्चों, do you have any idea? So current तो एमीटर हो गया ना फिर। सर What is the role of galvanometer? आप लोगों ने स्कूल्स में भी चैप्टर पढ़ लिया होगा, so I hope कि आप लोगों को पता होना चाहिए what is galvanometer and what is the role of galvanometer. ये सारी बातें सिर्फ अक्षय बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। सर मेजरिंग स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस में भी सर कोई चीज सर दोनों में से सर कोई चीज को स्मॉल के लिए होता है सर, मींस छोटी यूनिट के लिए होता है। नहीं, स्कूल में पढ़ा नहीं है क्या अभी ये चैप्टर यहाँ तक? सर नहीं अभी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर सर इलेक्ट्रिक करंट चलिए मैं आपको बताता हूँ। आई एम शॉक्ड कि आप लोगों ने स्कूल में अगर ये चैप्टर यहाँ तक पढ़ लिया और आपको गैल्वेनोमीटर का रोल नहीं मालूम। बच्चों ध्यान से सुनना, द रोल ऑफ गैल्वेनोमीटर फॉर मेजरिंग स्मॉल इलेक्ट्रिक। अरे बेटा ये किसने कह दिया आपसे मेजरिंग स्मॉल? स्मॉल होगा हाई होगा एमीटर काम करेगा ना। किसी बातें कर रहे हो? स्मॉल करंट के लिए गैल्वेनोमीटर यूज करूंगा और हाई के लिए एमीटर यूज करूंगा, ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है। बोलो, जब आप छोटे थे तो आपकी वेट मशीन अलग थी और बड़े हो गए तो आपकी वेट मशीन चेंज हो गई है। किसी बातें कर रहे हो? टॉक लॉजिकल बेटा, कायदे की बात बोलो। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, करंट को नापने का, मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है? एमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को नापने का काम किसका है? मेजर करने का काम किसका है बच्चों? वोल्ट मीटर। और करंट की सप्लाई को डिटेक्ट करने का, जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बात बोली कि वायर्स जो है आजकल अंडर वॉल कर दी जाती हैं, ठीक है। अब इतनी बड़ी वॉल है और मुझे ढूंढना है कि भाई वायर कहां पर है, मुझे ढूंढना है कि वायर कहां पर है। तो मैं क्या करूंगा? गैल्वेनोमीटर लेके जाऊंगा। जैसे ही गैल्वेनोमीटर वहां पहुंचेगा और करंट वहां चल रहा होगा, वो फौरन उसकी नीडल जो है वो हिल जाएगी। सो दिस शोज कि यहाँ पर करंट अवेलेबल है। तो कहीं पे भी करंट को डिटेक्ट जब हमें करना होता है कि यहाँ करंट है या नहीं है, वहां हम क्या यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर। अब आए समझ में सबके? यस सर। स्विच, ओपन स्विच, क्लोज स्विच के डायग्राम्स दे रखे हैं, बल्ब का डायग्राम दे रखा है। ये सारी चीजें आपकी हेल्प करेगा। और नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 10 पे आपको एक सर्किट डायग्राम भी दे रखा है इन्होंने। आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम में इन्होंने एमीटर यूज करा, वोल्ट मीटर यूज करा, रेजिस्टेंस यूज करे, सेल यूज करा, स्विच यूज करा। देख रहे हैं आप लोग? यस सर। ये डायग्राम आप सब लोग खुद भी एक बार बनाइए अपने आप, सारी चीजों को यूज करिए। एमीटर, वोल्ट मीटर, वायर, स्विच, सेल सब यूज करिए। एमीटर, वोल्ट मीटर, वायर, स्विच और क्या था? एमीटर, वोल्ट मीटर, वायर, स्विच, गैल्वेनोमीटर।
सेल इन पांचों चीजों को यूज करके डायग्राम बनाना है। सब लोग अपनी अपनी नोटबुक में बनाइएगा। पहले तो हमने ये ले लिया रेजिस्टेंस सबसे पहले, ठीक है, और यहाँ पर हमने ये ले लिया सेल, और यहाँ पर हमने लगा दिया एक स्विच। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब एमीटर और वोल्टमीटर की बारी है। तो हमें मालूम है कि एमीटर हमेशा सर्किट में कहाँ लगता है, इस तरीके से सीरीज में, और वोल्टमीटर हमेशा कहाँ लगता है, इस तरीके से पैरेलली। ये बात हमें मालूम है पैरेलल बच्चों? में। बोलो बच्चों। यस सर। इसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी लिखा जाता है। अब इसमें करंट का जो डायरेक्शन है वो किधर होगा? अगर बच्चों ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करंट यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ जाएगा वापस। ठीक है बच्चों, आगे समझ में किस तरीके से सर्किट डायग्राम बनाए जाएंगे। एक एक्सरसाइज और है पेज नंबर 11 पे। कितनी एक्सरसाइज हो गई, एक या दो? सर 2 आई थिंक दो हो गई ना, दो हो गई। 2 ठीक है, तो ये भी छोटी सी है बच्चों, उसमें 35 क्वेश्चंस हैं। ऑनेस्टली करिएगा सारे क्वेश्चंस, हॉट्स भी ट्राई करिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करिएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस करिएगा, शॉर्ट करिएगा, वेरी शॉर्ट करिएगा। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस एस्ट्रान के करते हुए चलेंगे, मार्क माय वर्ड्स, आपको ये बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा चैप्टर। बेसिकली क्या है, मैंने आपको सारी बातें बता दी, बट आई कैनॉट आस्क क्वेश्चंस। मैं आपसे यहाँ बैठ के सारे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता। तो आप जब इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आप जब इनके आंसर्स अपने आप से दे पा रहे होंगे, तभी आपको मजा आएगा कि हाँ, आपको पूरा टॉपिक क्लियर है और आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया है। तो ये काम बहुत बड़ा नहीं होता। ये जो एहसान की एक्सरसाइजेज हैं बहुत छोटी छोटी हैं। मन को पक्का करो और 20 से 25 मिनट निकाल के अलग रख दो आज ही के दिन, और इसको खत्म कर दो। बात समझ में आ रही है सबको? अगर इसको डिले करोगे तो मजा नहीं आएगा। आज जो पढ़ा, आज जो समझा, आज ही क्वेश्चंस को डील कर लिया, तो आज ही ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा आप सबको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों ओम्स लॉ। अब मैं इसकी भी आपको पहले 2 मिनट बस इसकी भी बात बता दूं कि हम ओम्स लॉ क्यों पढ़ेंगे। मैं आपको हर चीज कहानी की तरह पढ़ा रहा हूं। आप देख रहे हो कि अभी तक सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल कनेक्टेड है एक दूसरे से। बोलो है या नहीं? कहीं पे भी आपको वो चीज अलग से निकल के आ गई? आपको अभी तक ये तो नहीं फील हुआ कि फिजिक्स में ये कोई चीज अलग से निकल के आ गई? सब कुछ कनेक्टेड है ना? तो ओम्स लॉ का भी वही रोल है बिल्कुल। अभी हमने 2 लोगों से मिला आज, एक वी से मिला और एक आई से मिला। मिला या नहीं मिला बताओ? तो वी का मतलब क्या है? पोटेंशियल, और आई का मतलब क्या है? करंट। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कोई रिलेशन है। आपने अक्सर सुना होगा अपने घर में, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब वोल्टेज बहुत हाई आती है तो अप्लायंस बहुत तेज वर्क करना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? ऐसा होता है अक्सर। आप देखते हो कि जैसे एकदम से हाई वोल्टेज आया और अप्लायंस ने तेज करना वर्क शुरू कर दिया। क्यों तेज करना वर्क शुरू कर दिया? क्योंकि उसको करंट ज्यादा मिला। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है वी और आई के बीच में। ये किसने पता लगाया? मिस्टर ओम। किसने पता लगाया बच्चों? ये मिस्टर ओम। मिस्टर ओम ने ये पता लगा लिया कि आई और वी के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। बट वी कैनॉट से दिस थिंग कि दे आर इक्वल टू ईच अदर। वी कैनॉट से दिस थिंग। उनके बीच में कोई एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है जो बीच में अपना रोल प्ले करता है। वैसे तो हम सबको वो कांस्टेंट दिखता है। आप मुझे एक बात बताओ, वोल्टेज आती है, करंट बढ़ जाती है, पर उसको यूज कौन करता है? मैं, हम लोग यूज करते हैं उसे। कौन यूज करता है बताओ? कौन यूज करता है? रेजिस्टेंस, वो कंडक्टर, वो एक ऐसी चीज जो उसको यूज करती है, उसी को ओम्स ने ढूंढ निकाला। जब वी और आई थे तो वी और आई के बीच में रिलेशन दिखी। रिलेशन दिखने के बाद ये सोचा गया कि दे आर नॉट इक्वल। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे इनके बीच में जो रिलेशन है उसमें एक चीज छुपी हुई है, एक कांस्टेंट छुपा हुआ है। तो उसको जब हमने डिस्कवर करा तब नई चीज निकल के आई, रेजिस्टर। तो यहां से चैप्टर हमारा अब अपने प्रॉपर फ्लो में आता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी आप लोगों से। ठीक है बच्चों? और अगर आप कहें और आपका मन हो तो हम कल ही इस टॉपिक को कंटिन्यू कर सकते हैं। हम थर्सडे तक का वेट ना करके कल ही इस टॉपिक को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये ओम्स लॉ हमारा पूरा अच्छी तरीके से हो जाएगा। मैथ्स का जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है वो मंडे को स्टार्ट कर सकते हैं। आर यू ऑल एग्री फॉर दिस? बोलिए। अब तो फिजिक्स अपने हाथ में है, सातों दिन पढ़ लो। यस सर। बोलो बेटा, अब तो फिजिक्स अपने हाथ में है, सातों दिन पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आज जो हमारा यहाँ पे फ्लो बना है, अगर कल फिर हम इसे कंटिन्यू कर लें ओम्स लॉ से ही, तो ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बोलिए बच्चों, ये बात सही है या नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. हम जो सोचेंगे आपके फायदे के लिए ही सोचेंगे बिल्कुल बच्चों। तो कल हम फिर से इसी को कंटिन्यू करते हैं और जो हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टार्ट करना था वो अब हम स्टार्ट करेंगे मंडे को। ओके बच्चों? Okay, sir. Yes, Okay, sir. ओके sir. बच्चों, Okay, sir. बाय बाय, Bye. हैव अ गुड टाइम, गॉड Bye, ब्लेस यू sir. ऑल। Good Bye, evening, sir. sir. Thank you, sir.